everyone, welcome to the DF English, and today we will try to know what was Article 370. इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि आर्टिकल 370 जो कि पहले जम्मू कश्मीर पर लागू होता था, ये क्या था, इसे क्यों हटाया गया और हटाने के बाद इतना इस पर विवाद क्यों था, ये सब के बारे में हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ ये उस कॉन्स्टिट्यूशन में आया क्यों, इसी के साथ साथ और भी जितने इस पर प्रावधान, इसके प्रावधान हैं, इन सब के बारे में हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर क्लास शुरू हम एक स्टोरी के तौर पे करेंगे जो एक इतिहास से ताल्लुक़ रखता है कि ये आया कैसे, फिर ये हटाया कैसे गया, इस सब के बारे में हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। जैसा कि बात थी 1947 को, जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अनुसार हमारे देश को आज़ादी मिलने वाला था। उसी के साथ साथ उस एक्ट में ये भी लिखा गया था कि भारत के दो बंटवारे होंगे, एक भारत होगा और दूसरा पाकिस्तान होगा। यहाँ पर जो उस समय भारत की रियासतें थीं, उस भारत की रियासतों में लगभग 565 रियासतें थीं। लगभग भारत में उस समय 565 रियासतें थीं और इन रियासतों को जो इकट्ठा करने वाले थे, इन रियासतों को जो एकत्रित करके एक भारत बनाने वाले थे, उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल और मेनन साहब, बीपी मेनन जिसे कहा जाता है, ये दोनों मिल करके राज्य में या जितने भी भारत में रियासतें थीं उन सबको एकत्र करने में लग गए और ये सभी लोगों ने लगभग 565 रियासतों में से लगभग हर रियासतों को भारत में इकट्ठा कर लिया, सिवाय 3 रियासतों के। जब वो एकत्रित करने गए तो 3 ऐसी रियासतें मिली जो भारत में शामिल होने के लिए तैयार न थी। जैसे उसमें पहला मामला फंसा जूनागढ़ का। जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है। जूनागढ़ में लोग जो थे वहाँ पे बाहुल्य क्षेत्र था हिंदू का, हिंदू की तादाद यहाँ पर ज़्यादा था और वहाँ का जो उस समय शासक था उसका नाम था महावत खां। महावत खां, और ये महावत खां पाकिस्तान से मिलना चाहता था, जबकि इस जूनागढ़ की जनता भारत से मिलना चाहती थी। इसी के बीच 15 सितंबर 1947 को 15 सितंबर 1947 को महावत खां पाकिस्तान से जुड़ जाता है और यहाँ की जनता विद्रोह कर देती है। जब यहाँ की जनता विद्रोह करती है तो महावत खां को ये जूनागढ़ से भाग जाना पड़ता है और ये जनता जूनागढ़ की भारत से मिलना चाहती है। उसी समय पटेल साहब वो जूनागढ़ में एक प्लेबिसाइड, एक चुनाव करवाते हैं जिसमें जनता की राय लेते हैं कि आप जुड़ना चाहते हैं कि नहीं जुड़ना चाहते हैं। चूँकि ये इसलिए चुनाव करवाते हैं चूँकि बाद में इतिहास में ये ना लिखा जाए कि पटेल साहब ने ज़बरदस्ती जूनागढ़ को भारत में शामिल किया था। उसके बाद यहाँ पे जब प्लेबिसाइड चुनाव होता है तो लगभग 99% जो वोटर होते हैं वो भारत के पक्ष में देते हैं। इस प्रकार जूनागढ़ भी थोड़ा परेशानियों के बाद भी जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन जाता है। फिर ऐसे विवाद फंसे अहमदाबाद के। अहमदाबाद के जो उस समय नवाब थे वो नवाब भी पाकिस्तान से मिलना चाहते थे, परंतु ऐसा पटेल साहब और सभी लोगों ने बातचीत करके इसको समझाया और सहलाया। उसके बाद फिर हैदराबाद के नवाब मान गए और ये हैदराबाद भी भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन जो तीसरा था उसका नाम था जम्मू कश्मीर, जिसके बारे में हम यहाँ विशेष रूप से चर्चा करेंगे। यहाँ जम्मू कश्मीर के पास जो राजा था उस समय जो जम्मू कश्मीर में राजा थे उनका नाम था हरि सिंह। जो जम्मू कश्मीर के राजा थे उनका नाम हरि सिंह। और कश्मीर में, जम्मू में नहीं, कश्मीर में बाहुल्य क्षेत्र मुस्लिम का था। अब हरि सिंह के पास 3 रास्ते थे। हरि सिंह या तो भारत में मिलते, या तो पाकिस्तान में मिलते, या तो हरि सिंह स्वतंत्र रहते। अगर हरि सिंह ने सोचा कि अगर वो भारत से मिलते हैं तो भारत में लोकतंत्र आ जाएगा। अभी देखिए, ये बात 15 अगस्त 1947 के पहले की है।
तो हरि सिंह को ये पता था कि अगर वो भारत में मिलते हैं तो राजशाही सिस्टम खत्म हो जाएगा, इसीलिए वो भारत में नहीं मिलना चाहते थे। इसी प्रकार वो पाकिस्तान में इसलिए नहीं मिलना चाहते थे क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री, और मुस्लिम कंट्री में ये हिंदू राजा का चलता नहीं, इसलिए वो पाकिस्तान में भी नहीं मिलना चाहें। अब इनके पास एक रास्ता था, वो रास्ता था कि वो स्वतंत्र रहें, और इन्होंने डिसाइड किया कि हम जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र रखेंगे, अर्थात ये चाहते थे कि हम राजा बने रहें, इसलिए जम्मू कश्मीर पे राजा बनने के नाते ये कहीं नहीं शामिल हुए, ना भारत से जुड़े ना पाकिस्तान से जुड़े, किसी देश से नहीं जुड़े, और ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए। अब इसके बारे में हम अंदर और भी चर्चा करेंगे कि आगे आगे फिर प्रोसेस क्या होता है, तो आइए उसके बारे में हम क्लास में चर्चा करते हैं। अब जम्मू कश्मीर अर्थात राजा हरि सिंह अपने देश को स्वतंत्र रूप से चला रहे थे, परंतु कुछ दिन बीतने के बाद अर्थात कहें तो 20 अक्टूबर 1947 को वहाँ के जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति अर्थात जो वहाँ के शासक थे मोहम्मद अली जिन्ना, ये अपने सैनिक को 20 तारीख को भेज देते जम्मू कश्मीर की तरफ कि आप जाओ और वहाँ पर उसको हासिल करो। अब जो इनके कमांडर थे सैनिकों में, उनका नाम था अकबर खां। अकबर खां लगभग 10,000 सैनिकों के साथ 20 अक्टूबर को श्रीनगर वहाँ इस्लामाबाद से निकलकर जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़े और ये वहाँ से चलते रहे। ये खबर जैसे ही जम्मू कश्मीर के राजा को लगी तो उन्हें लगा कि हमारी सैनिक इनसे जीत जाएगी। इन्हें बहुत ही अपने सैनिक पर भरोसा था, परंतु जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे अकबर खां की सेना आगे बढ़ती गई, जब ये सेना मुजफ्फराबाद पहुंची, मुजफ्फराबाद से कश्मीर अर्थात कहें तो श्रीनगर की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। अब यहाँ पर जब पहुँचते हैं और उसके बाद जब ये लोग उरी पहुँचते हैं तो इस राजा की धड़कन बढ़ने लगती है। राजा को एहसास हो जाता है कि लग रहा है इनकी सैनिक को देखते हुए हम इनसे जीत नहीं पाएंगे, जिससे राजा जम्मू कश्मीर में से निकलकर वो कश्मीर से निकलकर वो जम्मू चला जाता है और ये फोन करता है भारत सरकार के पास। उस समय भारत सरकार जो दिल्ली में बैठे रहते हैं उसमें पटेल जी वहाँ रहते हैं, माउंटबेटन रहते हैं और नेहरू जी रहते हैं, मेनन साहब रहते हैं, ये सब बैठे रहते हैं वहाँ पे। तो ये हरि सिंह फोन करते हैं उनके पास कि हमें आपकी मदद चाहिए। तो यहाँ से हरि सिंह जब फोन करते हैं भारत में कि हमें सरकार की मदद चाहिए क्योंकि पाकिस्तान सेना हम पर हमला करने वाली है, जिससे वहाँ पर बैठे पटेल साहब और नेहरू साहब ये दोनों तैयार हो जाते हैं, परंतु जो माउंटबेटन साहब रहते हैं ये तैयार नहीं होते हैं। वो ये कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर की मदद क्यों करें, जब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा ही नहीं है तो हम जम्मू कश्मीर की मदद क्यों करें। अब ये बात जैसे ही उन दोनों ने सुना, नेहरू जी ने और पटेल जी ने, उन्होंने कहा हाँ ये बात तो सही है। तो ये इसलिए कहा था बेटन साहब ने चूंकि ये बात 1947-48 की है और ये बेटन साहब ये यूएन के मेंबर थे। यूएन का गठन 1945 में हुआ था, जिसमें ये बात की गई थी कि अब अंतर्राष्ट्रीय युद्ध ना लड़ा जाए। जो 45 में अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएन का गठन किया गया था, उसमें चर्चा किया गया था कि अब अंतर्राष्ट्रीय युद्ध पर रोक लगाया जाए अर्थात उसे नियंत्रित किया जाए, और उसी यूएन के मेंबर थे माउंटबेटन साहब। तो माउंटबेटन ने कहा कि जम्मू कश्मीर जब भारत का हिस्सा ही नहीं है तो हम क्यों उसकी मदद करें। अब यहाँ से मेनन साहब फिर जाते हैं जम्मू का यहाँ श्रीनगर में और वो राजा से बात करते हैं, कहते हैं राजा से अब आपकी मदद हम नहीं कर सकते क्योंकि आप हमारे देश के हिस्सा नहीं हैं, आपके पास अब सिवाय एक रास्ता का कोई रास्ता नहीं है, आप भारत में विलय कर लें, फिर आप भारत का हिस्सा हो जाएंगे, फिर हम पाकिस्तान से बात कर लेंगे, अर्थात पाकिस्तान से चाहे युद्ध करना हो चाहे वार्तालाप करना हो हम उनसे कर लेंगे। तब अब जो राजा हरि सिंह रहते हैं उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, तो हरि सिंह ने उस समय विलय पत्र पर साइन किया और उस विलय पत्र में 3 बातें लिखी हुई थी कि भारत सरकार केवल जम्मू कश्मीर पर 3 क्षेत्रों में कानून बना सकेगी।
वो 3 क्षेत्र कौन थे? जो पहला क्षेत्र था वो था रक्षा, दूसरा संचार और तीसरा अंतरराष्ट्रीय युद्ध। इन 3 क्षेत्रों में सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर पर विलय पत्र पर साइन होता है। उधर ये साइन करते हैं जो वहाँ के राजा रहते हैं हरि सिंह। उसके बाद ये विलय पत्र भारत में माउंटबेटन गवर्नर जनरल होने के नाते वो साइन करते हैं। उसी प्रकार अब जम्मू कश्मीर भारत का एक हिस्सा बन जाता है। फिर जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से बात करती है। अब चूंकि पाकिस्तान की सेना मुजफ्फराबाद से आगे उरी तक आ गई है, अब ये बातचीत से सहमत नहीं हो पाते हैं। फिर भारत सरकार अपनी सेना जम्मू कश्मीर में भेजती है, कुछ हद तक लड़ाई होती है। फिर 31 दिसंबर 1947 को नेहरू साहब यूएन में कंप्लेंट कर देते हैं यूएन में। अब 31 दिसंबर 1947 को नेहरू साहब ने यूएन में कंप्लेन कर दिया कि ये मान नहीं रहे हैं, और ये कंप्लेन वहां के चैप्टर 6 के तहत किया। ये चैप्टर 6 क्या था याद रखिएगा, चैप्टर 7 के तहत नहीं किया था। चूंकि चैप्टर 7 के तहत ये होता है कि जो भी आप कंप्लेन डाले हैं यूएन में, तो कंप्लेन के द्वारा जो उसका ऑर्डर होगा, जो रिजल्ट सुनाएगा यूएन, उसको मानना कंपलसरी हो जाएगा। वो था चैप्टर 7 के तहत। और चैप्टर 6 के तहत जो आप यूएन में कंप्लेन किए हैं, यूएन द्वारा जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को मानने के लिए आप पर चॉइस रहेगी। आप चाहें तो माने, आप चाहें तो ना माने। तो उन्होंने चैप्टर 6 के तहत कंप्लेन दायर की, चैप्टर 7 के तहत कंप्लेन दायर नहीं किया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कुछ समय बाद यहाँ का यूएन का रिजल्ट आता है। यूएन का रिजल्ट क्या आता है कि यूएन का लगभग 2-3 मुख्य रिजल्ट थे। उसमें पहली बात ये लिखी हुई थी कि जो सैनिक जंग कर रहे हैं अभी, ये जंग लगभग 1 साल, पौने 1 साल या 1.25 साल के आसपास लगा था। ये जंग एक दूसरे से जंग कर रहे थे। लगभग 1000-1200 के आसपास सैनिक भारत के भी मरे थे और 4000 से ज़्यादा सैनिक पाकिस्तान के लगभग मरे थे। तो यूएन ने आदेश दिया, पहला काम ये दोनों कंट्री करे कि जहां पर युद्ध हो रहा है सबसे पहले वहां पर युद्ध रोक दें। जहां पर युद्ध कर रहे हैं वहां पर युद्ध रोक दें। उसी के साथ साथ जहां पर युद्ध रोकें वहीं पर एक लाइन बना दें, एक बॉर्डर बना दें कि ना आप इधर जाएंगे ना आप इधर जाएंगे। एक टेम्परेरी, परमानेंट नहीं, एक टेम्परेरी बॉर्डर बना दें, वहीं पर रुक जाएं, उसके बाद फिर आगे उसका समाधान किया जाएगा। दूसरा क्या कहा कि जहां पर ये दोनों रुके हैं उससे जब अपनी सेना ये पीछे हटाएंगे, तब जम्मू कश्मीर में प्लेबिसाइड होगा, चुनाव कराएं, जनता जिधर वोट डालेगी वो जनता उधर जाएगी। अर्थात अगर हम साधारण लैंग्वेज में समझें तो यूएन का कानून, यूएन ने जो फैसला सुनाया वो फैसला ये सुनाया कि जो जंग हो रही है, जहां पर हो रही है वहां पर जंग पहले काम करे, रोक दे। तो उस समय जो जंग हो रही थी वहां पर बॉर्डर बनाकर रोक दिया गया, जिसे आज LOC कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। यही जगह थी जहां पर जंग कर रहे थे, जिसमें पाकिस्तान सेना भारत जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर आ चुकी थी और यहां पर रोक दिया गया, एक बॉर्डर बना दिया गया LOC। और जो इस जम्मू कश्मीर का पार्ट पाकिस्तान में रह गया उसे कहते हैं POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, मतलब हिंदी में कहें पाक अधिकृत कश्मीर। वह कश्मीर जो पाकिस्तान ने ले लिया है, और पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी है मुजफ्फराबाद। याद रखिएगा, पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है। अब पहला काम ये लोगों ने रोक दिया, यहाँ पे अपना लाइन बना दिया। दूसरा काम कहा गया कि जम्मू कश्मीर में प्लेबिसाइड कराइए, चुनाव कराइए। जो सैनिक या जो जनता जिस तरफ वोट डालेगी वो जनता उसी देश में शामिल होगी। और ये चुनाव तब होगा जब ये सैनिक रोक तो दिए हैं अपना, ये दोनों देश रोके, लेकिन जब तक अपने सैनिक पीछे नहीं ले जाएंगे, मतलब भारत यहाँ से अपना सैनिक नहीं हटाएगा, पाकिस्तान यहाँ से अपना सैनिक नहीं हटाएगा, तब तक चुनाव वहां पे प्लेबिसाइड होने वाले नहीं हैं, जनमत संग्रह होने वाले नहीं हैं। परंतु आज तक ना भारत सरकार वहां से अपनी
सैनिक पीछे की, ना पाकिस्तान सरकार अपने सैनिक पीछे की। अर्थात अगर हम साधारण लैंग्वेज में कहें तो जम्मू कश्मीर में आज तक जनमत संग्रह हुआ ही नहीं, जनता का राय लिया ही नहीं गया, अर्थात वोटिंग हुई ही नहीं कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा रहे कि पाकिस्तान का हिस्सा रहे। चूंकि जो वहां के राजा हरि सिंह थे वो विलय पत्र पर साइन किए थे, इसलिए जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा माना जा रहा था। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर में एक बड़े नेता रहते हैं जिनका नाम रहता है शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला, और ये शेख अब्दुल्ला के बेटे थे उमर अब्दुल्ला, और उमर अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला, सॉरी शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला, जो भी हाल ही में जम्मू कश्मीर साइड के चर्चित नेता हैं। तो शेख अब्दुल्ला यहाँ की कुछ समय बाद बन जाते हैं प्रधानमंत्री। शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री, अर्थात वहाँ के शेख अब्दुल्ला AMU से पढ़े लिखे, BSc MSc किए हुए थे और अच्छी खासी जानकारी इनके पास था। फिर शेख अब्दुल्ला धीरे धीरे कश्मीर घाटी में अपना छवि बनाते हैं और वहाँ के एक पॉपुलर नेता बन जाते हैं। उसके बाद ये वहाँ पे जो राजा रहते हैं उनको न मानकर जनता अपना एकमात्र नेता मानने लगती है, वो मानने लगती है शेख अब्दुल्ला को। अब शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी के बीच सहमति अच्छी थी, अर्थात ये दोनों कहा जाए तो लगभग एक अच्छे दोस्त थे। फिर ये दोनों दोस्त आपस में मिल करके जम्मू कश्मीर के बारे में बात करते हैं। वो बात क्या करते हैं, आइए हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए अब हम और आगे के समय के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब शेख अब्दुल्ला की छवि जम्मू कश्मीर में अच्छा होने के नाते वो वहाँ के एक बड़े नेता के तौर पे उभरते हैं, अर्थात कहा जाए तो वहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में उस जनता के नज़रियों के द्वारा वो देखे जाते हैं। फिर जून 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पटेल साहब, अब्दुल्ला साहब, इन सबके बीच दिल्ली में एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में ये चर्चा किया जाता है कि जम्मू कश्मीर के बारे में क्या क्या संविधान में लिखा जाएगा, ये चर्चा होती है। उसी के साथ साथ इस चर्चे में 4 सीट दिया जाता है संविधान सभा को, जो जम्मू कश्मीर के मेंबर रहेंगे। अर्थात संविधान सभा, उस समय संविधान बनाई जा रही थी, तो संविधान सभा अर्थात संविधान बनाने वाले जो लोग थे उसमें से 4 मेंबर जम्मू कश्मीर से भी रहेंगे। ये उस मीटिंग में तय किया जाता है, जिसमें से एक मेंबर स्वयं शेख अब्दुल्ला रहते हैं। अर्थात साधारण लैंग्वेज में कहें तो शेख अब्दुल्ला भी भारत के संविधान बनाने में भूमिका निभाए हैं। अब इसी प्रकार 4 मेंबर यहाँ पर आते हैं और इस मीटिंग में जो भारत का संविधान का अनुच्छेद 370 रहता है, जो भारत के संविधान के भाग 21 में पाया जाता है, इस 370 में नेहरू और पटेल साहब इन लोगों ने 3 क्लॉज जोड़ दिया। 370 में 3, अर्थात साधारण लैंग्वेज में कहें तो 370 को 3 पार्ट में डिवाइड किया, A, 2, 3, अर्थात 370 का क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। उसके साथ साथ जो क्लास 1 थे इसके 4 पार्ट किए गए, A, B, C, D, और सभी में क्या लिखा गया, आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो क्लास 1 था इसमें यह लिखा गया कि जो भारत का अनुच्छेद 238 है, आर्टिकल जो 238 है, ये जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा, ये लिखा गया ए में। 370 के क्लास 1 के सब सेक्शन ए में लिखा गया कि जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 238 है ये जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा। परंतु ये नेहरू साहब ने 7वां संविधान संशोधन 1956 में भारत के संविधान से आर्टिकल 238 एंड पार्ट 7 अर्थात संविधान का 238वां अनुच्छेद और भाग 7 ये संविधान से डिलीट करवा दिया। इसलिए आज भी भारत के संविधान में अनुच्छेद ये जो भाग 7 है ये पाया ही नहीं जाता है। 22 भाग में भाग 7 भारत के संविधान में पाया ही नहीं जाता है, क्योंकि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत नेहरू जी ने इसे डिलीट करवा दिया था। अब जो संविधान के अनुच्छेद 370 के क्लास 1 के सेक्शन बी में क्या लिखा गया, वो ये लिखा गया कि जो भारतीय सांसद होगी वो जम्मू कश्मीर पर केवल 3 क्षेत्र में कानून बना सकेगी। जो बताया गया पहले ही, एक रक्षा,
और दूसरा संचार, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय मामला। इन 3 क्षेत्रों के अलावा जब भारत सरकार अर्थात भारत के सांसद जम्मू कश्मीर पर किसी दूसरे क्षेत्र में कानून नहीं बना सकते। ये लिखा गया संविधान के अनुच्छेद 370 के क्लास 1 के सेक्शन बी में। और सेक्शन सी में लिखा गया अर्थात सब क्लास सी में लिखा गया कि भारत का अनुच्छेद 1 और 370 केवल यही 2 अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे, बाकी कोई अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा। और डी में लिखा गया कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 और 370 के अलावा यदि कोई दूसरा आर्टिकल जम्मू कश्मीर पर लागू करना है तो उसके लिए जम्मू कश्मीर के सांसद से अर्थात जम्मू कश्मीर की सरकार से उसे अनुमति लेनी होगी। ये लिखा गया डी में। अब यहाँ पर आप समझें कि जम्मू कश्मीर की सरकार कौन? जम्मू कश्मीर में पर्सनल संविधान है। उस संविधान के बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में लगभग 138 आर्टिकल, 138 अनुच्छेद, 153 के आसपास वहाँ पे अनुच्छेद है और लगभग 13 भाग हैं। और वहाँ पर भी विधायक होते हैं, सांसद होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं जो डी में लिखा गया वो यही लिखा गया कि अगर 1 और 370 के अलावा कोई दूसरा भारतीय संविधान का आर्टिकल जम्मू कश्मीर पर लागू करना है तो उसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार से उसे अनुमति लेनी होगी। उसी के साथ साथ जो सेक्शन बी में लिखा गया आर्टिकल 370 के सेक्शन बी में इसमें लिखा गया यदि जम्मू कश्मीर गवर्नर, जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री या राज्यपाल हैं वो कोई अनुमति भारत सरकार को देती है तो भारत सरकार को पहले जम्मू कश्मीर के विधायकों से उसकी अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही वो कानून जम्मू कश्मीर पर लागू होगा। और जो 370 के सी में लिखा गया, थर्ड में लिखा गया, वो ये लिखा गया कि 370 को हटाया कैसे जा सकता है। इसमें ये लिखा गया कि अगर 370 को हटाना है तो जो जम्मू कश्मीर के संविधान सभा के मेंबर हैं, जो जम्मू कश्मीर के संविधान सभा के मेंबर हैं, वो भारत सरकार के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जम्मू कश्मीर पर अनुच्छेद 370 हटा दीजिए। जब कौन रिक्वेस्ट करेंगे? जो जम्मू कश्मीर के संविधान को बनाने वाले मेंबर है अर्थात संविधान सभा के मेंबर जो हैं, और फिर राष्ट्रपति इस पर कार्रवाई करेगा, फिर इस प्रकार से 370 हटाया जा सकता है। ये संविधान में प्रावधान जून 1949 में इन तीनों की मीटिंग के बाद ये किया गया था। लेकिन सोचने की बात यह है कि जो ये सिस्टम है आज अगर देखें तो जो जम्मू कश्मीर के संविधान सभा के मेंबर थे एक भी मेंबर आज नहीं है, अर्थात जो संविधान जम्मू कश्मीर का बनाए उनमें से लगभग एक भी मेंबर आज जीवित नहीं है। और संविधान में लिखा गया है कि वही पहले जम्मू कश्मीर के मेंबर ही राष्ट्रपति को लेटर करेंगे कि 370 हटाइए, फिर हटाया जा सकता। लेकिन जब वो है ही नहीं तो कैसे राष्ट्रपति को वो स्वीकृति देंगे अनुमति कि आप यहां से हटाइए? अब ये सोचने की बात है। इसीलिए एपी नूरानी साहब हैं, उन्होंने कहा जो 370 हटाया गया ये एक असंवैधानिक है। और जो हमारे यहाँ के होम मिनिस्टर हैं अर्थात अमित शाह जी, इन्होंने कहा ये संवैधानिक है। अभी हम चर्चा करेंगे इसे कैसे हटाया गया और क्या किया गया। इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के पक्ष में एक और कार्य होता है, वो होता है 1956 में राष्ट्रपति आदेश। शेख अब्दुल्ला और जो उस समय राष्ट्रपति रहते राजेंद्र प्रसाद, साथ ही साथ नेहरू, ये सब मिल करके 1956 में राष्ट्रपति आदेश निकलते हैं, जिस राष्ट्रपति आदेश में आता है 35A, जो संविधान का अनुच्छेद 35A ये सबसे पहली बार 1956 में आया। भारतीय संविधान का जो मूल संविधान है उसमें 35A है ही नहीं, उसमें 35 है, जो 35 फंडामेंटल राइट के बारे में अर्थात भारत के नागरिकों के मूल अधिकार के बारे में बताता है। और लेकिन 1956 में 35A जोड़ा गया, जिसके तहत IPC जो भारत में इंडियन पेनल कोड चलता है ये जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होंगे। इसी के साथ साथ जो वहाँ के ST हैं उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, SC को मिलेगा परंतु ST को नहीं। साथ ही साथ जो राज्य सरकार अर्थात जम्मू कश्मीर राज्य सरकार द्वारा
जो वैकेंसी निकाली जाएंगी उसमें नौकरी और आरक्षण पे भी कुछ सीमित सीमाएं थीं और कईयों जैसे एसटी को इसमें आरक्षण ही नहीं था। साथ ही साथ अगर कोई जम्मू कश्मीर की स्त्री किसी बाहरी राज्य अर्थात दूसरे राज्य में, मान लीजिए उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ऐसे राज्यों में किसी पुरुष से विवाह कर ले तो उस स्त्री की नागरिकता जम्मू कश्मीर में समाप्त हो जाएगी। परंतु इस सिस्टम को जम्मू कश्मीर की जो हाई कोर्ट थी इसने 2002 में इसे खारिज कर दिया, क्योंकि इसमें जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, इसलिए इस सिस्टम को खत्म कर दिया। परंतु ये सब सिस्टम वहां पर थे, ये सब सिस्टम आए थे 1956 के राष्ट्रपति आदेश में। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का अपना एक झंडा होगा और एक संविधान होगा, ये सब व्यवस्था उसमें किया गया था। ये दिक्कत की बात नहीं है कि जम्मू कश्मीर में एक संविधान होगा। भारत के लोगों को बड़ा अजीब लगता था कि एक देश में दो संविधान कैसे। परंतु यदि हम विकसित देशों जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में लगभग 50 राज्य हैं और उस 50 के 50 राज्यों के पास अपना संविधान है। वहां पे ऐसा सिस्टम कुछ नहीं, डरने की कोई व्यवस्था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। परंतु भारत में लोगों को ऐसा लगता था कि नहीं, एक ही संविधान होना चाहिए। उसके बाद ये सब सिस्टम को कैसे हटाया गया, कैसे 1956 के राष्ट्रपति आदेश अर्थात 35 से कैसे हटा, इसी के साथ साथ कैसे 370 हटाया गया, इस सब के बारे में हम अब चर्चा करते हैं। परंतु ये हटाने के लिए हमें एक सिस्टम जानना होगा कि विधानसभा क्या होता है, विधान परिषद क्या होता है, लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा। तो अगर हम देखें तो 2019 में इसे हटाया गया, परंतु इसे हटाने से पहले इसमें एक लंबा प्रक्रिया किया गया था। लंबा प्रक्रिया क्या था वो देखें। जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और उस चुनाव में किसी भी जम्मू कश्मीर के पार्टी को बहुमत नहीं मिली, अर्थात कोई भी पार्टी जम्मू कश्मीर में न के बराबर जीता, तो उस समय बीजेपी और बीडीपी ये दोनों मिलकर गठबंधन करके जम्मू कश्मीर में सरकार चलाए। उसी प्रकार साथ ही साथ केंद्र में भी बीजेपी थी और बहुमत से थी, ये केंद्र और ये जम्मू कश्मीर था। परंतु कुछ समय बाद बीजेपी गठबंधन तोड़ देती है और केंद्र से एक गवर्नर भेजा जाता है, नाम रहता है सत्यपाल मलिक। ये सत्यपाल मलिक उस समय जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहते हैं और बीजेपी गठबंधन तोड़ देती है, तो वहां पर अब कानून फॉलो होगा जम्मू कश्मीर के संविधान का, चूंकि ये उन 3 क्षेत्र से हटके है। तो जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 92 के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद नहीं, जम्मू कश्मीर के संविधान के आर्टिकल 92 के अनुसार जब भी ऐसी कोई व्यवस्था आ जाए, ऐसी कोई समस्या आ जाए, तो जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन अर्थात आपातकाल अधिकतम 6 माह के लिए लगाया जा सकता है, अधिकतम 6 माह के लिए। तो यहाँ पर कोई भी सरकार की बहुमत न हो पाने के नाते, अर्थात कहे साधारण लैंग्वेज में, तो जम्मू कश्मीर में विधानमंडल भंग हो जाने के नाते यहाँ पर कोई बहुमत न होकर, अर्थात यहाँ पे डिसाइड नहीं हो पाता है किसकी यहाँ पे पार्टी मुख्यमंत्री के तौर पे या राज्यपाल के मुख्यमंत्री के तौर पे है। तो 6 माह के लिए यहाँ के सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 92 के अनुसार इस जम्मू कश्मीर में आपातकाल लगा देते हैं और उस 6 माह में भी किसी की बहुमत नहीं बनती है। उसके बाद फिर जो यहाँ पर रहते हैं सत्यपाल मलिक, ये यहाँ पर अर्थात केंद्र में याचिका डाल देते हैं और केंद्र सरकार अब अधिकतम 6 माह तक ही यहाँ पर ये आपातकाल लगा रह सकता है, इसलिए अब शक्ति चली जाती है केंद्र के पास और केंद्र सरकार अर्थात राष्ट्रपति अपना आर्टिकल 356 उस पर लागू कर देता है, अर्थात वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। जम्मू कश्मीर में अब 6 महीने से अधिकतर होने के कारण वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। अब जब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो अब यहाँ के समस्त कार्यभार राष्ट्रपति चलाते हैं। अच्छा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 में एक बात कहा गया है, अगर किसी राज्य की विधानमंडल भंग हो जाए या किसी राज्य की विधानसभा भंग हो जाए, चूंकि कई राज्य में विधानमंडल नहीं केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, तो
356 में लिखा गया है, अगर किसी राज्य में विधानमंडल या विधानसभा भंग हो जाए तो वहां पर जो राष्ट्रपति शासन लगेगा उसी के साथ साथ उस समय जो वहां के कार्य होंगे तो विधानमंडल के तौर पर काम करेगा सांसद, अर्थात जो वहां के विधानमंडल के तौर पे काम करने वाले लोग वो तो भंग है, तो इसलिए ये विधानमंडल के तौर पर माना जाएगा कि जो केंद्र में सांसद सदन लोकसभा राज्यसभा उसको माना जाएगा कि वो दोनों काम करेगा, लोकसभा राज्यसभा का भी, साथ साथ जिस राज्य में विधानसभा या विधानमंडल भंग हुई है उसका भी कार्य वही करेगा, ये लिखा गया है। अब क्या होता है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगे रहने के नाते और यहाँ पर कार्य आ जाने के नाते फिर आ जाता है 4 तारीख 2019 में शाम को जो उमर अब्दुल्ला रहते हैं, जो शेख अब्दुल्ला के कहें तो पोते होंगे, तो उन्होंने कहा कि हमें लग रहा है कि आज हमें नज़रबंद कर दिया जाएगा और उनकी इच्छा पूरी भी होती है। 4 तारीख को शाम होते होते शेख अब्दुल्ला को, उसी प्रकार जो वहाँ की महबूबा मुफ्ती रहती हैं, इन सबको नज़रबंद कर दिया जाता है। साथ ही साथ उसी 4 तारीख को जम्मू कश्मीर में धारा 144 लागू कर दिया जाता है और भारत के इतिहास में पहली बार अमरनाथ की यात्रा रोक दिया जाता है। अब ये सब जब उसी रात हो रहे थे तो वहाँ के लोगों को ऐसा लगा कि कल कुछ होने वाला है। तो जैसे ही 5 तारीख हुआ, 5 तारीख को सुबह में अमित शाह राष्ट्रपति, ये आदेश पहले निकलवाए थे, अमित शाह राष्ट्रपति से आदेश निकलवाए और राष्ट्रपति से आदेश निकलवाए जम्मू कश्मीर के मामले में। जम्मू कश्मीर के मामले में आदेश निकालने के लिए हमें गवर्नर की स्वीकृति चाहिए, जो कि गवर्नर बीजेपी का ही था। अब चूंकि सत्यपाल मलिक ने कहा कि आप निकालिए, तो राष्ट्रपति ने आदेश निकाला कि जो 1956 का राष्ट्रपति आदेश था, जो राजेंद्र प्रसाद जी ने निकाला था, जिसके तहत ये सब हुए थे, इसे खारिज किया जाता है। अर्थात 1956 का राष्ट्रपति आदेश को समाप्त किया जाता है। अब जैसे ही ये राष्ट्रपति आदेश दिए, 35 से अपने आप हट गया। जब ये हट गया तो उसी के अंतर्गत ये आता है, 35 से अपने आप हट गया। ये सब प्रावधान जितने थे ये सब उसमें से हट गया और ये 4 तारीख को ही लगभग कर लिया गया था। 5 तारीख को सुबह अमित शाह ये आदेश, राष्ट्रपति का आदेश सांसद में पेश किए और सबसे कहा जल्दी जल्दी इसे पढ़कर 2 मिनट में सॉल्व कीजिए, इसे तुरंत पारित कीजिए। अब वहाँ चूंकि यहाँ पर तो बीजेपी की बहुमत थी तो आराम से पारित हो जाते हैं। चूंकि अब देखिए, जो राष्ट्रपति आदेश निकालता है उसे लोकसभा राज्यसभा में पारित कराने की आवश्यकता नहीं मानी जाती है। अब वहाँ पे राष्ट्रपति आदेश जो 1956 का निकला था ये तो अपने आप खत्म हो जाता है। साथ ही साथ इस आदेश में एक चीज और लिखा जाता है। वो लिखा क्या जाता है, चूंकि संविधान बनाने वाले कहाँ के, जम्मू कश्मीर के लोग जो संविधान बनाने वाले थे वो नहीं है, इसलिए वहाँ का संविधान सभा माना जाएगा वहाँ की विधानसभा से। अर्थात जो जम्मू कश्मीर में संविधान सभा के मेंबर थे, अब तो ये है नहीं, तो संविधान सभा का मतलब अब लिया जाएगा जम्मू कश्मीर के विधानसभा से। अब जम्मू कश्मीर के विधानसभा से लिया जाएगा। अब भारत के, याद कीजिए, आर्टिकल 370 का सेक्शन 3, आर्टिकल 370 का क्लास 3, उसमें लिखा गया था कि 370 को कैसे हटाया जाएगा। अब ये तो हट गया, अब बचा है केवल बारी 370 का, तो उसमें लिखा गया 370 कैसे हटाया जाएगा। तो 370 हटाने के लिए उसमें प्रावधान था, 370 के क्लास 3 में ये लिखा गया था कि संविधान सभा द्वारा पहले स्वीकृति भेजी जाएगी राष्ट्रपति को, फिर राष्ट्रपति इसे हटा सकता है। चूंकि अब संविधान सभा नहीं है तो इस एक्ट में पारित हुआ था, राष्ट्रपति आदेश दिया था कि संविधान सभा अब मानी जाएगी वहां की विधानसभा से। चूंकि अब विधानसभा वहां की भंग थी, अभी हमने पढ़ा है जम्मू कश्मीर की विधानसभा ही भंग है, तो 356 के तहत उसमें कहा गया है कि जो विधानसभा भंग मानी जाती है वो मानी जाती है सांसद। अर्थात अगर हम साधारण लैंग्वेज में कहें तो संविधान सभा हो गई सांसद, लोकसभा राज्यसभा। अब यहाँ पर ये आसानी हो गई केंद्र सरकार अर्थात बीजेपी के लिए, अब इनको यहीं पर ही ये कानून पारित कराना था। और ये बात सुबह में जैसे ही ये
लेटर दिए, ये एक्ट लोगों को दिए, उसके आधे एक घंटे बाद इस काम को दिए, जो कि ये कई पन्नों में लिखा गया है ये कानून। इसीलिए कह रहे हैं ये बड़े प्री प्लानिंग था, पहले से व्यवस्था किया गया था इसमें। फिर उसके अब इसको पढ़ने में वहां के जो सांसद बैठे हैं उनको कम से कम 4 से 5 दिन लगता, लेकिन इसके आधे घंटे के बाद, इस एक्ट को खत्म करने के आधे घंटे बाद ये वाला सिस्टम दे दिया जाता है कि आप इसे पढ़िए, जल्दी से पास कीजिए। और अब ये व्यवस्था हो गया, चूंकि संविधान सभा विधानसभा हो गई, और ये विधानसभा भंग होने के नाते अब यहाँ का विधानसभा हो जाएगा यहाँ का लोकसभा और राज्यसभा। तो अब चूंकि लोकसभा में बीजेपी की बहुमत थी, तो आराम से बीजेपी इसमें बहुमत से पास कर लेती है, और जैसे ही पास करती है तुरंत भेज देती है वो राज्यसभा के पास। और राज्यसभा आप जानते हैं कि यहाँ पे लोकसभा है, लोकसभा के बाद एक कमरा के बाद दूसरा जो है वो राज्यसभा होता है। तो वहां पर गए, वहां पर भी इसे स्वीकृति मिल जाती है। उसके साथ साथ राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति सदन हाउस है वो ये सांसद से लगभग 500 मीटर दूर होगा दिल्ली में, तो उनके पास दौड़ते हुए गए, वहां पर वो बैठे हैं कि आए जल्दी हम साइन कर दें। वो साइन किए। इस प्रकार 370 समाप्त माना गया, और साथ ही साथ जो 35A थे वो तो 1956 राष्ट्रपति आदेश के खत्म करने के बाद ही ये भी खत्म हो गए। अब इस प्रकार धारा 370 और 35A भारत के संविधान से समाप्त कर दिया गया। इसे देखिए, समाप्त करने के लिए लगभग कई लोगों का मत लगा होगा, ये हमारी राय है, हमारी सोच है। क्योंकि एक इतना बड़ा काम करना एक आम इंसान की बात नहीं है। साथ ही साथ ये जिसने भी किया होगा, कई लगभग हमारे समझ से 6 महीने से 1 साल का प्रोसेस ये किया गया होगा, उसके बाद ये सिस्टम ऐसा बनाया गया। इसमें देखें तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पर जो ये विधानसभा भंग हुई थी, इसमें नेचुरल अर्थात गॉड गिफ्टेड भी कुछ थे। गॉड गिफ्टेड क्या थे? अगर जम्मू कश्मीर में किसी दूसरे की बहुमत बन गई होती तो वहां पे ना राज्यपाल शासन ना राष्ट्रपति शासन कुछ नहीं लगता। जब लगता ही नहीं तो वहां की विधानसभा बनी रहती, और जब विधानसभा रहती वो ऐसा करने को कहता ही नहीं। इस प्रकार अर्थात कहते तो 370 हटता ही नहीं। परंतु लक देखिए कि वहाँ पे किसी सरकार की बहुमत न बनने के नाते यहाँ पे जम्मू का ये बीजेपी बीडीपी से गठबंधन करके फिर बीजेपी तोड़कर, बीजेपी जानता है कि हमें ऐसा करना है तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, समझने के लिए कलम कापी बिना हमें समझ में नहीं आएगा। शुरू से लेकर हमें कलम, जैसे हम क्लास स्टार्ट किए तब से कलम कापी लेकर बैठना पड़ेगा कि 370 क्या, 1 2 3 में क्या लिखा हुआ है, फिर 370 के 1 में ABCD में क्या लिखा हुआ है। इस प्रकार जितने सिस्टम है सब लिखकर हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद पूरा प्रोसेस समझ में आएगा कि इसमें हुआ क्या। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। हम मानते हैं कि ये क्लास थोड़ा टफ रहा होगा, लेकिन अगर आप गौर से समझे होंगे इसे तो बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी। इसी तरीके से और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए।